तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने चर्चा की है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, पर हमने साथ में ये भी सीखा है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। नेगेटिव के बीच में जो फोर्स होगा वो भी रिपल्सिव फोर्स होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा अट्रैक्शन का। अभी फोर्स होगा ये बात तो हमने सीखी, पर कितना होगा ये हमें किसने बताया? कूलॉम्स लॉ ने। तो अब हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अगर एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, इन दोनों को हम एक डिस्टेंस पर रख दें, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोल देते हैं R। अगर R डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस रखे हुए हैं तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा, पहली बात तो कूलॉम्स लॉ ने बोला कि जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। कहाँ लगेगा? तो फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ चार्जेस will act along the line joining both charges। तो यहाँ पे हम लिखते हैं the force acts along line joining center of सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है। अब कितने अमाउंट में फोर्स लगता है? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी फोर्स लगेगा। और एक और बात उसने बोली कि फोर्स विल be inversely proportional to square of the separation between both charges। दोनों चार्जेस की सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we can say that the force is directly proportional to Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। एक और बात के ऊपर ये फोर्स डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है, इस बात के ऊपर भी फोर्स डिपेंड करता है। ये भी हमें किसने बताया था? कूलॉम्स लॉ ने। तो फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम between both charges। बोथ चार्जेस की मीडियम। अब मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो फोर्स इसके इक्वल आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर के इक्वल। ये K किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा? इन दोनों के बीच में मीडियम कौन सा रखा है इस बात पे। अगर इन दोनों के बीच में मीडियम एयर है या वैक्यूम है, हालांकि एयर का थोड़ा सा अलग आता है, पर सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जितना वैक्यूम के लिए K का वैल्यू आता है उतना ही एयर के लिए भी आएगा। तो K की वैल्यू फॉर वैक्यूम क्या होगा? K का वैल्यू 9 × 10⁹ और यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ से यूनिट देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये होगा इस K का वैल्यू, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब K किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन दोनों के बीच में मीडियम पे। तो मीडियम कैसे डिपेंड करता है? K का वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी। क्या है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसकी परमिटिविटी है ये? फ्री स्पेस की। पर अगर फ्री स्पेस में होते हुए यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम हुआ तो परमिटिविटी भी चेंज हो जाएगी। परमिटिविटी चेंज होगी तो k का वैल्यू चेंज, तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज। मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा रखा गया है। ठीक है, तो परमिटिविटी इस बात की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी केवल ये मान के चलते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये मान के चलेंगे कि k इज इक्वल टू 9 × 10⁹ हमेशा हम अभी एयर में या फिर वैक्यूम में ही रखेंगे चार्जेस को। इसके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये हुआ अपना कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ने क्या स्टेट किया? फर्स्ट स्टेटमेंट इसने क्या दिया कि फोर्स किसके अलोंग लगता है? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द चार्जेस। फोर्स हमेशा 1 में जो 2 पे फोर्स लगाया वो किधर लगेगा? इस लाइन के अलोंग। 2 चार्ज में फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाया वो इधर लगेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो इधर, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इन दिस साइड। ठीक है, तो अब पर ये फोर्स और ये फोर्स क्या होता है? इक्वल क्वांटिटी का होता है। तो F12 का अमाउंट हमेशा F21 के इक्वल होगा, पर इनका साइन किस में होगा? अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक इधर लग रहा है फोर्स, दूसरा इधर लगेगा, पर इनका जो अमाउंट होगा लगने वाले फोर्सेस का वो सेम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स सेम आएंगे। यहाँ तक की चर्चा के बाद में अब हम इसको थोड़ा इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। ये जो लॉ है F इज इनवर्स, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या सीखा हमने कि जैसे जैसे हम r की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर फोर्स और r के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा होगा? एक एक्सिस पे ले लेते हैं हम फोर्स और दूसरी एक्सिस पे ले लेते हैं दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे हम r की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। तो ये हो जाएगा फोर्स और r के बीच का ग्राफ। अब इस इनवर्स स्क्वायर लॉ में आगे अगर क्वेश्चन बना तो कैसा बनता है? इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, दो चार्जेस को कहां रखा गया? r डिस्टेंस पे। अब उनके बीच के अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, उनके डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, डबल करेंगे तो r का वैल्यू भी डबल होगा, मतलब फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा? 4 गुना। अगर r की वैल्यू 3 टाइम्स हमने बढ़ा दी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 टाइम्स कम होगी। मतलब r की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। अच्छा, दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हाफ कर दें, डिस्टेंस को अगर हाफ करेंगे तो दोनों चार्ज एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से इफेक्ट करेंगे, क्योंकि r की जगह क्या लिख दोगे? r/2, तो r/2 का स्क्वायर r²/4 और 4 ऊपर जाएगा मतलब फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। ये हो गया इसका स्टेटमेंट कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन, फोर्स यहां पर लिखता हूं मैं, स्टेटमेंट यही लिख देता हूं, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज directly proportional to product of the charges।
दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये स्टेटमेंट में आप लिख लेना आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कूलॉम्स लॉ का हमने वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना होगा। तो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम पढ़ते हैं, इतना नोट कर लो आप लोग फटाफट, इसको पॉज करके नोट कर लेना। आगे हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ, अभी हमने देखा कि ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये इनको दोनों को जोड़ने वाली लाइन, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2 अगर हुआ तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू F1 और फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो ये वाली डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों के बीच का क्या बनेगा, इस डायरेक्शन का फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जिसे हम ये भी पढ़ सकते हैं R12, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज 1। या फिर इस डायरेक्शन का अगर हम देखें पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा R फाइनल माइनस इनिशियल, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं R21, है ना, मतलब पोजीशन ऑफ चार्ज 2 विद पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज 2, ठीक है। अब अगर इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, अभी हमें फोर्स तो पता है कितना लगता है F12, कितना होगा फोर्स K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और R स्क्वायर के जगह पे हमने अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है तो R12 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, R के इक्वल, R21 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, R के इक्वल। तो यहाँ पे फोर्स का अमाउंट तो इतना ही होगा, पर साथ में क्या आ जाएगा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कौन सी लेना है, 1 2, 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के कारण, मतलब ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, तो इसका हमें यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। फोर्स को बताना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर डिवाइड बाय R। R क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा R21 वेक्टर। ये हो जाएगा अपना फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R3 इनटू R21। अब अगर हमें इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो F21 भी लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसकी डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये वाला वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या लिखा हमने, R12 वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो R के इक्वल है, इसकी जगह हमने R लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाय R3 इनटू R12 वेक्टर। ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। वैसे इस वेक्टर फॉर्म को हम ज्यादा यूज करेंगे नहीं, फिर भी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। यूज हम यही फार्मूला का करेंगे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर वाले फार्मूले का, केवल मैग्नीट्यूड का, क्योंकि डायरेक्शन तो आप लोग वैसे भी बता सकते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो डायरेक्शन कौन सी होगी फोर्स की, और अगर दोनों नेगेटिव हुए तो डायरेक्शन कौन सी होगी, रिपल्सिव होगा फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्जेस के नेचर के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कूलॉम्स लॉ, और इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर लिखते हैं, if
if two charges 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed at separation 1 centimeter, then what will be the force on 1 microcoulomb charge? What will be, next question, what will be nature of this force? तो इस फोर्स का नेचर क्या होगा, फोर्स होगा कितना, इस बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट चार्ज में क्या दे दिया गया 1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज क्या है 2 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो फोर्स का हमें फार्मूला पता है, कूलॉम्स लॉ में कितना होता है K(Q1Q2)/r², और साथ में ये दिया हुआ है कि 2 चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, ये लिखना मत भूलना, क्योंकि एयर के लिए ही K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, दूसरे मीडियम के लिए ये वैल्यू बदल जाएगा, इसलिए 9 × 10⁹, Q1 चार्ज का वैल्यू हो गया 1 × 10⁻⁻⁶, Q2 चार्ज का वैल्यू हो गया 2 × 10⁻⁻⁶, और डिवाइड बाय R का वैल्यू हो गया 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का यूनिट में कन्वर्जन करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे इसका स्क्वायर। तो 9 × 1 × 2 कितना होगा 18 × 10⁻⁹, ये 10⁻⁻⁶ -6 और 4 ऊपर से है, मतलब ये हो गया 13 12, मतलब बचेगा क्या केवल 10, मतलब 180 न्यूटन, कितना फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। इसके थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, कूलॉम्स लॉ के ऊपर। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, चार्ज, अभी मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट समझा दूंगा। चार्ज ऑफ 4e is placed at a point and separation between this charge and another charge of e is r. Then where should we place another charge q so that the system remains in equilibrium? अगर ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें तीसरे चार्ज Q को कहाँ प्लेस करना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखो, अगर चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया जाए Q चार्ज, तो Q चार्ज को यहाँ प्लेस करेंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स कैसा लगाएगा रिपल्शन का, ये वाला फोर्स भी कैसा होगा रिपल्शन का। अब ये दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाए तब जाके ये यहाँ पे कहाँ पे रहेगा इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, अदरवाइज नहीं रह पाएगा। तो दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो हम इस चार्ज की, लेट अस assume that the distance of this charge from 4e charge is x, then the distance of this charge from charge e will be r minus x। अब दोनों फोर्सेस को इक्वल करते हैं, E4e पे जो चार्ज है वो हम बोल देते हैं A पॉइंट पे है 4e चार्ज, और E चार्ज है वो B पॉइंट पे है। तो A के कारण इस पे लगने वाला फोर्स उसको F बोल देते हैं, और B वाले चार्ज के कारण इसमें लगने वाला फोर्स उसे F बोल देते हैं। अब दोनों इक्वल रहेंगे, FA = FB, तब जाके ये वाला चार्ज कहाँ पे रह पाएगा इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो ऐसे इक्वल टू ऐसे करके देखते हैं, F फोर्स ड्यू टू चार्ज A ऑन Q वो कितना होगा KQ × 4e डिवाइड बाय x स्क्वायर।
और force due to charge on B will be KQ into E divided by R minus X का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो K से K कट गया, Q से Q कट गया, E से E कट गया। अब यहाँ से देखा 4 इंटू R माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, x के इक्वल। अभी स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, इसे भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए R2 इंटू इसे लिख सकते हैं R माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2R माइनस 2x इक्वल टू आ गया हमारे पास में x माइनस 2 इधर गया, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 2R/3। मतलब यहाँ से अगर 2R/3 डिस्टेंस पे रखा जाए from charge 4e, we will have to place q charge at distance 2R/3 so that the charge q remains in equilibrium। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, कूलॉम्स लॉ के ऊपर अगला क्वेश्चन। इसमें लिखते हैं a charge q is divided in 2 parts। चार्ज q को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ऐसे कैसा पार्ट करें इन दोनों का, ताकि इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को हम बोल देते हैं स्मॉल q, तो दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा q माइनस q। ठीक है, इसके 2 पार्ट कर दिए। तो ये दोनों चार्ज कितने होना चाहिए ताकि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, जबकि इन्हें दोनों को r डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, तो एक चार्ज को यहाँ रख दिया, दूसरे चार्ज को q माइनस q यहाँ रख दिया। इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या करना है मैक्सिमाइज, तो इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं फोर्स इन दोनों के ऊपर कितना होता है, F इज इक्वल टू K Q माइनस Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये हो गया इन दोनों पे लगने वाला फोर्स। अब ये फोर्स मैक्सिमम हो तब चार्ज कितना होना चाहिए, हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, तो किसी भी फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमें वो वैल्यू मिलेगी Q की जिस पे ये फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन करा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाय dq और अंदर लिखा k q माइनस q इंटू q डिवाइड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अभी डिफरेंशिएशन करेंगे तो k तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, k कांस्टेंट बाहर, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, q के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अंदर आ जाएगा d बाय dq और यहाँ पे होगा q इंटू q माइनस q स्क्वायर डिवाइड बाय, तो r स्क्वायर तो बाहर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k r स्क्वायर ये दोनों कांस्टेंट है, 0 में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो q माइनस 2q इसका डिफरेंशिएशन और ये इक्वल टू हो गया 0। तो स्मॉल q चार्ज किसके इक्वल होना चाहिए, q बाय 2 के इक्वल। मतलब दोनों को अगर हाफ हाफ चार्ज देंगे तब जाके इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या इस बात को समझ पाए? ठीक है, तो यहाँ तक हमने चर्चा की कूलॉम्स लॉ की। अब फिर से हम आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर दोनों के बीच में मीडियम को चेंज कर दिया जाए तब क्या होगा, तो लिखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी को समझते हैं। अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज होगा। अगर इन दोनों के बीच में मीडियम को चेंज किया गया तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है,
जब भी हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को मीडियम ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और वो कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या मिलता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ से किसके इक्वल आएगा, किसी जनरल मीडियम की परमिटिविटी को क्या लिखते हैं एप्सिलॉन, और फ्री स्पेस की परमिटिविटी को क्या लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उस मीडियम की परमिटिविटी किसके इक्वल होगी एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अब जो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये फोर्स होता है। अब K का वैल्यू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम को क्या किया गया है चेंज, एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो अब जो फोर्स होगा एप्सिलॉन को क्या लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। तो फार्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अभी क्वेश्चन कैसा आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि अगर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 80 न्यूटन है और इन चार्जेस को जब ये एयर में रखें, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 80 न्यूटन है, जब ये कहाँ रखा गया है एयर में या फिर फ्री स्पेस में, अगर इन दोनों चार्जेस को वाटर में डंप कर दिया जाए, वाटर में रख दिया जाए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, तब इनके बीच में लगने वाला नया फोर्स कितना होगा। तो क्या होगा कि फोर्स को हम क्या लिखते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये लिखा जाता है। अब K को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। देखो शुरू में फोर्स कितना था 80 न्यूटन, जब इसे कहाँ रखा गया था फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में एप्सिलॉन R लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। पर जब इसे मीडियम में रख दिया गया तो यहाँ पे एप्सिलॉन R की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 80, तो नया फोर्स होगा उसको बोल देते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करते हैं तो F/80 किसके इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कट गया, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, बचेगा क्या केवल 1 बाय एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी गिवन है 80। तो जो नया फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 80 मतलब 1 न्यूटन। ठीक है, तो जब भी एक मीडियम को चेंज किया जाता है, दो चार्जेस के बीच के मीडियम को, तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा। अभी कूलॉम्स लॉ के कारण कितना फोर्स लगता है समझ में आया, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने समझा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अभी तक हमने
यह सीखा है कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक पॉइंट चार्ज और दूसरे पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगता है। अब हम ये सीखेंगे कि अगर किसी सिस्टम के पास में बहुत सारे चार्जेस हो, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे बहुत से चार्ज हैं और एक दूसरे चार्ज Q0 के ऊपर इन सब के कारण फोर्स निकालना है, तो वो कितना होगा। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो अगर इस Q0 के ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है, Q1 के कारण में इसके ऊपर इस लाइन के अराउंड फोर्स होगा, Q2 के कारण में इसके ऊपर फोर्स होगा, Q3 के कारण में इसके ऊपर फोर्स होगा, Q1 के कारण फोर्स F1, Q2 के कारण जो फोर्स लगा वो हो गया F2, Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा F3, Q4 के कारण F4 और Q5 के कारण F5। ऐसे जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस इसके ऊपर लगते हैं, इन सब का अगर हम वेक्टर सम कर दें, किसका सम करना है, वेक्टर सम, तब इस चार्ज के ऊपर हम नेट फोर्स लिख सकते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू multiple charges is always equal to vector sum of all the forces on this charge। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर लिखना हुआ नेट, तो इसके इक्वल होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ऐसे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका अगर वेक्टर सम कर दे तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। समझ पाए क्या? तो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ऑफ ऑल ड्यू टू ऑल द चार्जेस, एंड उसका क्या करना है, हमें वेक्टर सम करना है। तो क्या निकाल सकते हैं हम, टोटल फोर्स जितना भी इस चार्ज के ऊपर लग रहा है वो। ठीक है, अब इसके ऊपर डायरेक्ट हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो अगर एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड L है, इनके तीनों वर्टिसेस पे अगर मैंने चार्ज रख दिया Q, Q और Q, ये स्मॉल q, और इसके सेंट्रॉइड पे रखा मैंने चार्ज कैपिटल Q, तो हमें ये फाइंड करना है कि इस कैपिटल Q के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे Q1, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं A, इसको बोल देता हूँ B, इसको बोल देता हूँ C। तो A पे जो चार्ज है उसके कारण Q पे फोर्स लगेगा, वो लगेगा F नीचे की तरफ। B के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन के अलोंग लगेगा, इस डायरेक्शन में। C के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन के अलोंग लगेगा, इस डायरेक्शन में। अब इसको मैं बाहर अलग से बनाता हूँ, तो इस Q चार्ज को रखा, यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में Fa फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में Fb फोर्स लग रहा है, और इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास Fc फोर्स। तो ये तीनों फोर्स इस सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। अभी अगर इसके ऊपर हमें नेट फोर्स लिखना है, तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे भाई, अगर ये एंगल देखा जाए तो ये क्या है, इसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। ये एंगल 30 का है, तो ये एंगल कितना होता है 90, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, और ये 60 है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ का एंगल भी 60 डिग्री, यहाँ का एंगल भी 60 डिग्री। अगर ध्यान से देखें तो इस चार्ज की यहाँ से जो डिस्टेंस है उतनी ही इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस है, उतनी ही इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस है। इसका मतलब, और चार्जेस भी सेम है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज की है, यहाँ पे भी चार्ज की है। तो अगर दोनों चार्जेस सेम है, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू A इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू C, और इन सबको एक सिंगल फोर्स बोल देते हैं F। क्या बोल देते हैं F। तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा F
यहाँ भी फोर्स F, यहाँ भी फोर्स F, क्योंकि तीनों फोर्स इक्वल है। अभी F का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, क्या आएगा? F cos 60। इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ये भी क्या होगा? F cos 60। अच्छा मुझे बताओ, इसका ये वाला कंपोनेंट F cos 60, तो ये वाला कंपोनेंट F sin 60। ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? F sin 60। अब ये F sin 60 और F sin 60 इक्वल है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब ये फोर्स अगर ऊपर की डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना हुआ तो वो कितना आएगा? F cos 60 प्लस F cos 60। तो ऊपर की डायरेक्शन में इन अपवर्ड डायरेक्शन नेट फोर्स is equal to F cos 60 plus F cos 60। और F cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये फोर्स हो जाएगा F/2, ये फोर्स हो जाएगा F/2। टोटल फोर्स कितना आ गया? F। अभी F फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। और F फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। तो एक फोर्स ऊपर उतना ही अमाउंट का, दूसरा फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या होगा? 0। और इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या हो गया? 0। मतलब इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? 0। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, समझ पाए कैसे करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप का ट्रायंगल लेके। तो एक ट्रायंगल है, वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड हमें गिवन है A, ये साइड भी गिवन है A। तो इसके सेंट्रॉइड पे हम कितना चार्ज रखें ताकि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम करे? What should be charge on the centroid of the triangle so that the system remains in equilibrium। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अगर इसे इक्विलिब्रियम में रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फिर से वही काम करते हैं। इसको बोल देते हैं हम A, इस पॉइंट को बोल देते हैं B, इस पॉइंट को बोल देते हैं हम C। अब इस B के कारण अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, सॉल्यूशन में क्या करते हैं? सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम दैट चार्ज at centroid B कैपिटल Q। कितना चार्ज होता है यहाँ पे? कैपिटल Q। अगर यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है तो इन दोनों के बीच में ये कैपिटल Q चार्ज अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट A, इसके ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर B के कारण कितना फोर्स लगेगा? वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। C के कारण जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो अब ये चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? ये चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये दोनों भी ऊपर लेके जा रहे हैं और ये भी किधर लेके जाएगा? ऊपर। मतलब ये सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अगर इस चार्ज को यहीं पे रखना है तो दो फोर्स अगर ऊपर लगे तो तीसरा फोर्स किधर लगना चाहिए? नीचे लगना चाहिए। मतलब ये वाला फोर्स होना कैसा चाहिए? नेगेटिव। मतलब यहाँ का फोर्स होना कैसा चाहिए? नीचे की डायरेक्शन में। तो ये चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ऊपर की डायरेक्शन में ये वाला फोर्स निकालते हैं। जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये होगा। क्या बात समझ पाए?
क्यों होगा ये फोर्स इक्वल? क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे क्यू, मतलब दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है? सेम। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कैसी है? सेम। तो जितना फोर्स इस चार्ज के कारण लगेगा उतना ही फोर्स इस चार्ज के कारण भी लगेगा। मतलब जो F फोर्स है ड्यू टू पॉइंट C विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू पॉइंट B। तो जो FB है वो किसके इक्वल आएगा? FC के। और मैं बोल देता हूँ ये फोर्स क्या है? F। और इस फोर्स का अमाउंट कितना होगा? K Q डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस हो गई a²। अब अगला फोर्स ये वाला किधर लगना चाहिए? नीचे की डायरेक्शन में। अच्छा, ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा? अच्छा मुझे बताओ, ये वाला एंगल कितना? 60, ये वाला एंगल 60, ये कितना है? 90, तो ये एंगल कितना होगा? 30, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा? फिर 30, ये एंगल 30, ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30। F का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, क्या आएगा? F cos 30। तो इसका भी कंपोनेंट ये लेंगे तो क्या आएगा? F cos 30। अभी इस F का ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? F sin 30, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? F sin 30। अब F sin 30 इक्वल है और अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो फोर्स ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन वो कितना होगा? F cos 30 प्लस F cos 30, तो कितना हो गया? 2F, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। 2 से 2 कट गया, क्या आएगा? √3F। अच्छा, ये फोर्स किससे बैलेंस होना चाहिए? जितना फोर्स टोटल ऊपर लग रहा है वो अगर नीचे वाले फोर्स से बैलेंस हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज कहाँ रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वो कितना होगा? कितना होगा भाई? इन दोनों के बीच में फोर्स K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r²। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस अपन फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस कितनी होती है? अच्छा, कैसे करेंगे फाइंड? ये वाली डिस्टेंस कितनी है भाई? a बाई कितना होगा ये डिस्टेंस? a/2। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा? इसका हाइपोटेन्यूस, ये हमें फाइंड करना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? cos 30। तो cos 30 इज इक्वल टू हम लिख देते हैं cos 30 इज इक्वल टू बेस हो जाएगा a/2 और हाइपोटेन्यूस हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा a/2 इंटू cos 30, और cos 30 कितना होता है? √3/2। इसकी वैल्यू रख देते हैं अपन √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, x डिस्टेंस कितना आएगा? a/√3। तुम चाहो तो इस वैल्यू को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ये जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है भाई? a/√3 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं k∗q/r², मतलब a/√3 का होल स्क्वायर, मतलब a²/3 बचेगा, c ऊपर आ जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 3kq a²। ठीक है। अब ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, तो इन दोनों को इक्वल करते हैं अपन। तो बोथ फोर्सेस शुड बी इक्वल। इक्वल करके देखो क्या आता है इसमें। हम लिखते हैं 3kq डिवाइड बाय a²। दिस शुड बी इक्वल टू √3f, और f की वैल्यू क्या है यहाँ पे? √3f। f की वैल्यू कितनी है? kq/a²। a² से a² कट गया, q
Q से Q कट गया, K से K कट गया, तो Q किसके इक्वल आएगा? √3Q/3। अब √3 से 3 कट जाएगा, √3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा? Q/√3। तो चार्ज हमने पहले बोल दिया था कैसा होना चाहिए, चार्ज नेगेटिव होना चाहिए और उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? Q/√3। तो अगर हम नेचर के साथ में लिखे तो चार्ज ऑन सेंट्रॉइड should be -Q/√3। इतना चार्ज होना चाहिए, तब जाके सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर। ये कोई स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, ये ए साइड, इसके चारों वर्टिसेस पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पे रखा हमने +Q, यहाँ पे रखा +Q, यहाँ पे रखा +Q और यहाँ पे रखा -Q। और इसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है? फोर्स कितना लग रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो पहले तो वर्टिसेस को नाम दे देते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया। तो देखो A, इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा? डायगोनल की डायरेक्शन में। Q0 के ऊपर A कितना फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। कितना लगाएगा? A × A। ये वाला C वाला पॉइंट भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, FC। ठीक है, B भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए Q0 के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? Q0 के ऊपर इसका फोर्स होगा इस डायरेक्शन। अब ये +Q भी किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन, मतलब FB भी इधर होगा और FD भी इधर होगा। और हम जानते हैं क्योंकि ये सेंटर पे है, कहाँ पे रखा हुआ है? ये सेंटर पे। सेंटर पे इस कारण से जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये है। अब जितना मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस का अमाउंट इनका आएगा उतना ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस का अमाउंट इनका भी आएगा और डिस्टेंस भी सेम है, मतलब जितना फोर्स FA का होगा उतना ही फोर्स FC का होगा। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? केवल इस डायरेक्शन में। और नेट फोर्स होगा कितना? एक नेट किस किस के कारण होगा? FA + FD के इक्वल। अब FA और FD भी क्या है? इक्वल है, क्योंकि यहाँ का चार्ज यहाँ की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही यहाँ की डिस्टेंस है, मतलब एक के कारण फोर्स निकाल लूँ और उसका सम कर लूँ, 2 × FA के इक्वल यहाँ पे चार्ज आ जाए। अब FA के कारण कितना चार्ज, फोर्स आ जाएगा। तो FA के कारण कितना फोर्स आ रहा है? 2 × फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑन A, वो कितना आएगा? K Q × Q0। और डिवाइड में क्या करेंगे? डिवाइड में हम कर देंगे ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? ये तो हो जाएगी A/2 और ये वाली भी क्या हो जाएगी? A/2। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई? √2 A/2 आएगा। ये √2 से 2 कट गया, √2 टाइम्स, और इसका क्या करते हैं? स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर, 2 × 2 हो जाएगा 4, ये आ जाएगा फोर्स, नेट फोर्स 4 × K Q Q0 / A²। इतना फोर्स लगेगा जब कोई चार्ज Q0 हम इस स्क्वायर के सेंटर पे कर देंगे। क्या समझ पाए कैसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करते हैं? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन और आपको ऐसे ट्राई करना है। आपकी जो भी बुक से आप लोग ट्राई करते हो, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, पहले कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन
between electrostatic force and gravitational force. पहले तो दोनों फोर्सेस में अपन सिमिलरिटी देखते हैं, सिमिलरिटी। तो पहली सिमिलरिटी क्या है दोनों फोर्सेस में? दोनों लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। बोथ लॉज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कैसे फॉलो करते हैं? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या निकाला अभी? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो वो कितना आता है? -GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये भी R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये भी R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये दोनों लॉ फॉलो करते हैं। ये हो गई फर्स्ट सिमिलरिटी। और क्या सिमिलरिटी है दोनों में? दोनों ही सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। एक मास रखा है, एक मास रखा है, यहाँ भी फोर्स किधर लगेगा? इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। अगर यहाँ पे चार्ज रखा Q1, यहाँ पे चार्ज रखा Q2, तो ये फोर्स भी इन दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटी समझ में आई। पहला तो क्या होगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं दोनों लोग। और दूसरा क्या होगा? दोनों सेंटर के अलोंग एक्ट करते हैं। बोथ फोर्सेस एक्ट अलोंग लाइन joining सेंटर्स। ये सेंटर किसका हो सकता है? मास का भी हो सकता है और चार्ज का भी हो सकता है। अभी इनमें डिसिमिलरिटीज क्या है? डिफरेंसेस क्या है? तो फर्स्ट डिफरेंस ये होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, but gravitational force is always attractive। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? केवल अट्रैक्टिव। दूसरा इनमें डिसिमिलरिटी क्या है? दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा था किस टर्म का आया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻24 की टर्म का, जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास में रखा था प्रीवियस लेक्चर में। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला तो 10⁻64 न्यूटन की टर्म का है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 10⁻40 टाइम्स ज्यादा होता है। ये समझ पाए? ठीक है, अब अगला इसमें डिसिमिलरिटी क्या होगी उसको अपन चेक करते हैं। अगली डिसिमिलरिटी इनमें होगी फोर्सेस में कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि इस मास और इस मास के बीच में मीडियम कौन सा है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। हमने देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम
which is intervening between both charges. ठीक है, तो gravitational force does not depend on the medium between two masses. जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ने के बाद में अगला हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।